हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोलॉजिकल साइंस। आज हम ह्यूमन ब्लड के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव फ्लोटिंग टिश्यू होता है। मानव शरीर में रक्त यानी कि ब्लड की जो कुल मात्रा होती है उसके पूरे वजन का 7 से 8% होता है। यह एक क्षारीय यानी कि बेस विलियन होता है। इसके अगर पीएच की मान बात करें तो 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय होता है। ब्लड स्वाद में हल्का नमकीन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करें तो ये 4 से 6 लीटर तक होता है। ब्लड की उत्पत्ति जो माँ के जब गर्भ में जो बच्चा होता है यानी कि भ्रूण होता है उसकी मीजोडर्मल में यानी कि मीजोडर्मल स्टेज में होती है। ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम रुधिर विज्ञान या हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड के कितने भाग होते हैं यानी कि मेनली ब्लड को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका प्लाज्मा, जो कि आपका 55% ब्लड का पार्ट बनाता है, और दूसरा होता है आपका कॉर्पोसेल्स जो कि आपका 45% पार्ट बनाता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। यह रुधिर का तरल भाग यानी कि लिक्विड पार्ट बनाता है तथा हल्का पीले रंग का होता है। इसमें 90% या 91% मानते हैं पानी तथा शेष जो होता है ऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक और कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और प्रोटीन पाया जाता है। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक यानी कि इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इसमें आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आयोडाइड आदि लवण सूक्ष्म मात्रा में यानी कि इनकी मात्रा काफी कम होती है पाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, प्रोथ्रोम्बिन्स और फाइब्रिनोजन, ये 4 प्रोटीन इसमें आपकी पाई जाती है। अब इनकी उत्पत्ति की बात करें तो इनका जो निर्माण होता है हमारे लीवर में इनका निर्माण होता है तथा ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड में इन्हें छोड़ दिया जाता है। परंतु एक ग्लोब्यूलिन्स जो प्रोटीन होती है इसका निर्माण जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा भी निर्माण किया जाता है यानी कि लीवर के द्वारा तो किया ही जाता है पर इसके अतिरिक्त लिम्फोसाइट्स भी इसका निर्माण करती है। और एल्ब्यूमिन्स के कार्य की बात करें, यह सबसे छोटी यानी कि इसका जो साइज होता है वह सबसे छोटा होता है पर इसकी संख्या जो होती है सबसे ज्यादा होती है यानी कि 55% इनकी संख्या होती है। प्रोथ्रोम्बिन्स और फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स की बात करें तो ये ब्लड क्लोटिंग यानी कि जब भी हमारे कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड का थक्का बनाने का काम करती है। ग्लोब्यूलिन्स जो होती है ये संवहन का काम करती है यानी कि सभी पदार्थ को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। कुछ ग्लोब्यूलिन्स जो होती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स की तरह भी काम करती है, हमारी जो प्रतिरक्षा होती है उसको बनाती है। उन्हें हम गामा ग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लड कॉर्पोसेल्स की। ब्लड कॉर्पोसेल्स मेनली 3 प्रकार की होती है। एक होती है रेड ब्लड सेल्स, दूसरी होती है वाइट ब्लड सेल्स और तीसरी होती है आपकी प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल्स की बात करें, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स यह रक्त का जो होता है सेमी सॉलिड पार्ट बनाती है यानी कि अर्ध ठोस भाग बनाती है। रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं यानी कि इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। यह ब्लड का जो होता है कॉर्पोसेल्स का यानी कि 99.9% भाग बनाती है यानी कि सबसे ज्यादा कॉर्पोसेल्स में रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है। रेड ब्लड में जो ये ब्लड जो होता है रेड ब्लड्स की 50 से 54 लाख मिलीघन होती है यानी कि अगर हम इसकी मिलीघन में बात करें तो ये 50 से 54 लाख होती है। रेड ब्लड सेल्स में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है
पर कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि आपका कैमल और लांबा। कैमल और लांबा में आपकी रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है। रेड ब्लड का निर्माण जो होता है, अगर हम एक व्यक्ति में बात करें तो जो बोन मैरो होती है यानी कि मेरू रज्जु होती है, वहां पर इनका निर्माण होता है। जीवन काल जो होता है रेड ब्लड सेल्स का 120 दिन का माना जाता है। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि जो ये ग्लोबिन होती है ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। इसमें आयरन उपस्थित होता है। अब इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन का पूरे शरीर में पहुंचाना। बट ये ऑक्सीजन ही नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बॉन्ड बनाती है और शरीर से वापस लाकर फेफड़ों तक रिलीज कर देती है, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम करती है। हीमोग्लोबिन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। एनीमिया रोग अगर हम अब बात करें, विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल की अगर कमी हो जाए तो जो ये रेड ब्लड सेल्स होता है इनका निर्माण बहुत कम हो जाता है, इसके कारण भी एनीमिया रोग हो जाता है। यानी कि अब हम कह सकते हैं जो विटामिन B12 है इसकी कमी के कारण भी आपका एनीमिया रोग हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स की शरीर में वृद्धि यानी कि सामान्य से अधिक अगर रेड ब्लड सेल्स हो जाए तो उस कंडीशन में हमारी जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पॉलीसेथेलमिया, यानी कि उस कंडीशन में आपको पॉलीसेथेलमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की या वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो संख्या होती है 5000 से लेकर 9000 तक मिलीघन होती है। अगर हम रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का रेशियो देखें तो 600:1, यानी कि अगर 600 रेड ब्लड सेल्स होगी तो उसमें 1 वाइट ब्लड सेल्स होगी। और इसका जीवन काल भी आपका 5 से 6 दिन का होता है, जबकि कि इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। वाइट ब्लड सेल्स में केंद्र पाया जाता है, जबकि रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। एक्सेक्शनल यानी कि लांबा और आपका कैमल यानी कि ऊंट में सेल्स में रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। अब बात करते हैं इन्हें कितने भाग में डिवाइड किया जाता है। वाइट ब्लड सेल्स को मेनली 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 प्रकार की सेल्स आती है, यानी कि एक होती है आपकी ईसोफिल्स जो कि 1 से लेकर 2% तक बनाती है वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट, और दूसरी होती है बेसोफिल्स जो कि 2 से 4% के बीच आपका वाइट ब्लड सेल्स का भाग बनाती है। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती है, ये 65 से लेकर 70 तक का पार्ट बनाती है। अब बात करते हैं अग्रेनुलोसाइट्स की। इसमें ग्रेन्यूल्स यानी कि कण नहीं पाए जाते, इसी कारण इन्हें अग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ये जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। ये होती है एक आपका लिम्फोसाइट्स जो कि आपकी 20 से 30% के बीच बनाती है। दूसरी होती है आपकी मोनोसाइट्स जो कि 2 से 10 के बीच % में बनाती है। अब बात करते हैं ईसोफिल्स की। इनकी जो अधिकता के कारण जो होता है, जब भी इनकी संख्या बढ़ जाती है इसिनोफिलिया रोग उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है आपकी एलर्जी, अब बात करते हैं ओसिनोफिल्स की। इसकी अगर ब्लड में अधिकता हो जाती है तो इसकी अधिकता के कारण हमारे में जो रोग होता है उसको कहते हैं ओसिनोफिलिया, यानी कि ओसिनोफिलिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अब इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? बॉडी में एलर्जी उत्पन्न होने लगती है और साथ में हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि हमारे बॉडी में जैसे
छींक वगैरह आना, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। बॉडी में छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अब बात करते हैं बेसोफिल्स की। इसमें जो पदार्थ होता है हेपेरिन नामक और हिस्टोटेमिन और सीरोटोनिन पाए जाते हैं। इसका जो काम होता है ऊतकों का इन्फ्लेमेंट करने का काम होता है, यानी कि उनको बढ़ाने का काम करता है। इसी कारण इन्हें संयोजी ऊतक की मास्टर कोशिकाएं यानी कि मास्टर सेल्स भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। ये आकार में छोटी तथा संख्या में अधिक होती है। आकार में छोटी और संख्या में अधिक हमने जाना था 65 से 70% तक होती है। इसका जो काम होता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ आदि को भक्षण करना। इनके कारण ये सेल्स जो होती है फेगोसाइट्स के संज्ञा दी जाती है, यानी कि जो ये इनको खा जाती है मारकर, इसके कारण इसे फेगोसाइट्स की संज्ञा भी दी जाती है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, जो कि ग्रेनुलोसाइट्स की पार्ट्स है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का जो काम होता है रोगाणु भक्षण का होता है, जो कि अभी हमने यहाँ पर जाना था आपकी न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स उतना काम नहीं करती जितना कि ये दोनों करती है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स, ये एंटीबॉडी बनाने का काम भी करती है। अगर इसकी खोज की बात करें तो एमिल बॉन वेहरिंग, इन्हें इस पर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब आगे बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ब्लड में इनकी जो संख्या होती है 2 लाख से लेकर 3 लाख मिलीघन होती है। इनका जो निर्माण होता है वो भी बोन मैरो में ही होता है। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण भी बोन मैरो में होता है, और इनका जो खात्मा होता है वो प्लीहा में होता है, जबकि वाइट ब्लड सेल्स का जो खात्मा होता है वो ब्लड सेल्स में ही उसका खात्मा हो जाता है, यानी कि उसमें ये अपने निश्चित जीवन काल के बाद खत्म हो जाती है। प्लाज्मा की कार्य की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा का जो कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है। प्लाज्मा ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। अगर हमें डेंगू हो जाता है तो इस कंडीशन में जो हमारा जो प्लाज्मा होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, और इसके जीवन काल की बात करें तो 8 से 10 दिन होती है। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स में जाना था हमने 120 दिन होती है, वाइट ब्लड सेल्स का 5 से 6 दिन होती है। अब हम ब्लड के बारे में, डिजीज के बारे में जान लेते हैं। ब्लड में कौन कौन से डिजीज होते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, जो कि हमने सबसे पहले जाना था। वाइट ब्लड सेल्स में की अधिकता हो जाती है तो उसे ब्लड कैंसर, जब भी वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है बॉडी में अधिक हो जाती है उससे ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, फाइब्रिनोजन तथा विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इसे हम हीमोफीलिया रोग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उस कंडीशन में मनुष्य को हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।